सभी को मैं नवनीत गौतम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आपकी फ़िज़िक्स की क्लास आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस और इंट्रोडक्शन में बीएससी फ़िज़िक्स के बारे में आपको दे देता हूं। बीएससी में कितनी बुक्स होती हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और फिर उसके बाद कौन सी बुक स्टार्ट करनी है ना, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब आगे की बातें हैं। तो आइए देख लीजिए, आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में और बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर तीनों में ही आपकी फ़िज़िक्स की या हर सब्जेक्ट की तीन बुक रहेंगी। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं फ़िज़िक्स की, तो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स की 3 बुक होंगी। क्लियर है आपको? और जो पहली बुक है, फर्स्ट बुक, उसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, और जो आपकी सेकेंड बुक है वो है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो आपकी थर्ड बुक है वो है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी जो फर्स्ट बुक है आपकी, इसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे हम? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। और फिर उसके बाद ये दोनों बुक हम पढ़ेंगे। तो तीनों बुक जो हैं आपकी, देखो हिंदी मीडियम के लिए भी है ना और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, दोनों के लिए एक तरीके से बैच रहेगा, क्योंकि बीएससी जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं, यानी जो 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बीएससी की जो क्लास है वो इस तरीके से चलेगी आपकी, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपके बुक्स हैं फिज़िक्स में, उनका काफ़ी सारा जो टॉपिक है, पोर्शन है, वो 12th से लिंक हो जाता है, 11th से लिंक होता है बल्कि। तो 11th से लिंक होता है, इस बुक में 12th से लिंक होता है। तो 11th 12th से आपका फिज़िक्स का जो पोर्शन है बीएससी का, वो काफ़ी लिंक होता है। ठीक है, तो जो पोर्शन 12th से लिंक होगा उसे मैं एक बार अच्छे से लिंक करते हुए बताते हुए चलूँगा। और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए सुविधा मैं कर सकता हूँ कि उन्हें वो टॉपिक, कोई भी टॉपिक जैसे आएगा, उन्हें पहले हिंदी में बता दूंगा, जिससे उनका 12th से लिंक हो जाए और फिर उस टॉपिक को ही इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो 12th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ते आए हैं, उनके लिए कोई भी समस्या वाली बात नहीं होगी। बस उनके लिए 11th और 12th जैसी ही फिज़िक्स है, बस थोड़ा सा विस्तार होगा। ठीक है, बाकी और कोई भी नई बात है ना नहीं है। थोड़ा सा विस्तार के साथ आपको पुरानी चीज़ें ही पढ़नी है और थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें नई भी आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बुक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक बार थोड़ा तीनों बुकों के बारे में बता देता हूँ। पहली बुक है आपकी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो इसमें मैकेनिक्स पढ़नी है। मैकेनिक्स का मीन्स होता है यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बॉडी होती है, उनकी मोशन के बारे में स्टडी करनी होती है मैकेनिक्स में। और वेव मोशन जो है, आपको वेव मोशन ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। जो वेव्स होती हैं, कई तरीके की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, आप 11th क्लास में पढ़ा है ना, और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो ये सब तरीके की जो वेव्स हैं उनकी मोशन के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट बुक है आपकी वो मोशन से रिलेटेड है। और फर्स्ट बुक जो है आपकी 11th का जो आपका सिलेबस था फिजिक्स का, जो उससे रिलेट होगा। कहने का मतलब है इसमें जो काफ़ी सारा पोर्शन आपका 11th का मिलेगा। तो आप इस बुक को पढ़ते हुए अपने 11th के नोट्स भी अपने पास रखें। ठीक है, और वहाँ से लिंक करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है? आइए देख सेकंड बुक समझ देते हैं क्या है ये है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस बुक में आप हीट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हीट का फ्लो कैसे होता है, हीट का कंडक्शन कैसे होता है, हीट के टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना। तो यानी हीट से रिलेटेड जिस बुक में आप पढ़ेंगे वो कौन सी होंगी? काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, तो ये सब भी आपका 11th से रिलेट होगा। 11th में जो एनसीईआरटी की सेकंड बुक है उसमें हीट वाले चैप्टर भी हैं, है ना, और सारा बिल्कुल जो उसमें चैप्टर हैं आपके हीट से रिलेटेड, तो वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद जो थर्ड बुक है आपकी वो है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप समझ पा रहे हैं, सर्किट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये बुक जो है आपकी 12th से लिंक होगी। 12th में एक चैप्टर था आपका सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर था, वो जो आपने पढ़ा है उसी का बस विस्तार है यहाँ पे इस बुक में। और ये बुक है ना थोड़ी ध्यान से पढ़ने योग्य होती है, यानी इस पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ता है, क्योंकि सर्किट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटिवली थोड़ी, है ना, क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये बुक सामान्यतः ऐसी धारणा बनी रहती है कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर की सबसे कठिन बुक मानी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डेली का डेली पढ़ते रहते हैं, साथ साथ तैयार करते रहते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो ये तीनों बुकों के बारे में मैंने आपको बताया। एक बार आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो बीएससी का एग्ज़ाम फिजिक्स का किस तरीके से आता है
या किसी भी, है ना, फिजिक्स का ही मैं बात करता हूँ, तो फिजिक्स का जो एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा उसका पैटर्न और समझ लेते हैं। क्योंकि आज की क्लास इंट्रोडक्शन की है, तो इंट्रोडक्शन बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बहुत अच्छे से ले लीजिए आप। एग्ज़ाम पैटर्न, बुक्स के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं कि 3 बुक होती हैं, तीनों बुकों के क्या क्या नाम होते हैं और तीनों बुक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और मैंने बताया ये दोनों बुक 11th से रिलेट होंगी और ये जो बुक है आपकी ये 12th से रिलेट होगी। 12th में जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर है, क्लियर है। और इस बुक में जो आपके चैप्टर रिलेट होंगे वो एक जो 11th का 7th चैप्टर है, एक 8th चैप्टर है। 7th है वो द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, वो चैप्टर जो है इस बुक की कौन सी यूनिट हो जाएगा, 2nd यूनिट है ना। और जो 8th चैप्टर है आपका प्लैनेट्स वाला, सैटेलाइट्स वाला, वो चैप्टर आपका इस बुक की 3rd यूनिट है। तो कुल मिला के ये 7th और 8th चैप्टर जो है आपके इस बुक में काम देंगे। और जो 2nd बुक के चैप्टर हैं हीट के, वो इस बुक में काम देंगे। और जो 12th का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर है वो आपका इस बुक में काफ़ी हेल्प करेगा, क्लियर है। चलो, तो इन्हें आप अपने 11th 12th के नोट से साथ साथ, है ना, जब पढ़ोगे तभी लिंक करते चलना। बाकी इतने आप पढ़ सकते हैं 7th 8th चैप्टर, ठीक है। क्योंकि हम सबसे पहले ये बुक स्टार्ट करेंगे, तो इसमें 7th और 8th चैप्टर जो 12th क्लास का है वो लिंक होगा, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। 11th क्लास का, बल्कि, है ना, 11th क्लास का 7th और 8th चैप्टर जो है फर्स्ट बुक एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न, जो एग्ज़ाम है आपका एक बुक का 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है एक बुक का। तो 3 बुक का जो मतलब 3 बुक के मार्क्स हो जाएंगे वो 150 हो जाएंगे। तो यानी 150 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी है ना। तो 50 जो है एक बुक के पेपर के मार्क्स हैं, तो 3 बुक हैं, तो 150 नंबर जो है 150 मार्क्स वो क्या है आपके थ्योरी के हैं। ये किसके लिए है, थ्योरी के लिए। यानी थ्योरी के मार्क्स आपके कितने होंगे, 150। और जो आपका प्रैक्टिकल है वो होगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। तो कुल मिला के 200 मार्क्स जो हैं आपके वो किसके हो जाएंगे, फिजिक्स के, है ना। यानी हर सब्जेक्ट का जो पेपर है आपका 200 मार्क्स का होगा, क्लियर है। और जो आपके 100 नंबर हैं, तो यानी 200 मार्क्स का आपका फिजिक्स, 200 मार्क्स का मैथ्स, है ना, और 200 मार्क्स का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, 3 पेपर होंगे 50-50 मार्क्स के, 50-50 मार्क्स के, और 50 नंबर का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका, है ना। जो मैथ्स का पेपर है वो 200 मार्क्स का ही होता है। और 100 नंबर जो हैं वो फाउंडेशन कोर्स के होते हैं, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र गौरव। तो कुल मिला के बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका 700 में से नंबर आते हैं, ठीक है। तो 700 में से, है ना, केवल टोटल मार्क्स हैं ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के। और जो फिजिक्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 200 मार्क्स का, क्लियर है। ये मैंने बता दिया आपको। देखो फिजिक्स का पेपर कैसे आता है उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, है ना, ये आप देख लेंगे अपने काम की जो चीज़ है वो नोट कर लीजिए। और बाकी, है ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हालांकि जो बाइंडर बनाओगे ना फिजिक्स का, उसके शुरुआत में ही आप एग्जाम पैटर्न भी लिख लेना, है ना। तो क्लास करते समय आप रफ बाइंडर और पेन लेकर के जरूर बैठा करें, नोट करते रहा करें अपनी काम की चीज़ें, है ना। हाथ पे हाथ धर के क्लास देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न देखो, मैंने बताया 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, चाहे कोई सी भी बुक हो। और साथ में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। और एक बात मैं और बता दूं, जो प्रत्येक बुक है, हर बुक में 4 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं, 4 यूनिट्स। यानी जो प्रत्येक बुक है वो कितने यूनिट्स में डिवाइड होती है, 4 यूनिट्स में। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना आपके, जैसे यूनिट फर्स्ट है आपकी, है ना, जैसे मान लो किसी भी पेपर की एक बात कर लो, है ना, जैसे मान लो पेपर फर्स्ट की बात करें, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक इससे और एक इससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और इनके बीच में और लिखा रहेगा, यानी 2 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। यूनिट सेकंड से भी इसी प्रकार 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इनके बीच में और लिखा रहेगा। और इसी प्रकार यूनिट थर्ड के लिए है, यूनिट थर्ड से भी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है। और यूनिट कितनी है,
4 यूनिट है, तो 4th यूनिट से भी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 में से 1 करना है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन कितने हैं टोटल 8 क्वेश्चन हैं और 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 4 करने हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं है कि कोई भी 4 करो, 8 में से कोई से भी 4 करो, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि जो 4 मतलब पहले 2 में से 1 करना है, फिर उसके बाद के 2 में से 1 करना है, उसके बाद के 2 में से 1 करना है और सबसे लास्ट में भी 2 हैं उनमें से भी 1 करना है। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने हो जाएंगे? 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं और जो प्रत्येक है वो 7.5 वो मार्क्स का होता है। 7.5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो आपके 30 मार्क्स किसके हो जाते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, तो 30 मार्क्स आपके किसके हैं? लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। बात समझ आ रही है? आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन का समझ लेते हैं पैटर्न। देखो लॉन्ग में तो ऐसा है कि हर यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में ऐसा नहीं है। शॉर्ट जो है आपके वो 10 शॉर्ट आएंगे और प्रत्येक जो है 2 मार्क्स का होगा, तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स के टोटल, है ना। 10 शॉर्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के, क्योंकि एक शॉर्ट कितने नंबर का है? कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट आ जाते हैं। क्लियर है? तो आपका पेपर जो है टोटल 30 + 20, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 50 मार्क्स। तो ये प्रत्येक पेपर का पैटर्न है। बात समझ आई? और देखो प्रत्येक यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो आप एवरेज मान सकते हैं कि एक यूनिट से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? केवल 2। ठीक है, लेकिन 2 4 जा 8 होता है, 4 यूनिट है तो 8 ही बैठ रहा है। तो किसी किसी यूनिट से 3 भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और किसी किसी से 4 भी आ सकते हैं, 4 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, लेकिन एक यूनिट से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है बीएससी फर्स्ट ईयर की, जो हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। उसमें मैंने बताया आपको फिजिक्स की 3 बुक होंगी, तीनों बुक्स के नाम बताए, तीनों बुक्स में क्या क्या आप पढ़ेंगे वो भी थोड़ा बताया मैंने। और साथ में एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत मैंने बताया बीएससी का जो पेपर है वो 700 नंबर का है, 200 के है ना, तीनों सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो 100 मार्क्स हैं वो आपके फाउंडेशन कोर्स भारतीय संस्कृति और राष्ट्र गौरव के हैं। ठीक है, जीएस टाइप एक क्वेश्चन पेपर होता है। तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, है ना। तो फिजिक्स में मैंने बताया आपको कि तीनों बुकों पे 50-50, तीनों बुक्स का पेपर है, 50-50 मार्क्स का होगा, 50-50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। तो टोटल मार्क्स जो फिजिक्स के हैं 200 हो जाएंगे। और फिर एक पेपर का भी पैटर्न कैसा होगा वो आपके सामने लिखा है, मैंने बताया। आपके 4 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 करना होता है। तो और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन की वो 7.5 हैं, 7.5, तो 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो टोटल जो पेपर है आपका वो 50 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न भी आपने समझ लिया है। आइए बुक फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो है ना, ये सब आप नोट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो बुक फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जिसका नाम क्या है? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो देखो मैकेनिक्स क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं ना, क्योंकि बुक का जो मीन्स है ना, उसे समझ लेते हैं और फिर जो टॉपिक होंगे उसके वो बाद में देखेंगे ना। तो देखो बुक जो है क्या है? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि मैकेनिक्स में आप किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन की, है ना। मैकेनिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की। देखो तो सबसे पहले हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? जो वेव मोशन है ये तो आपकी 4th यूनिट में पढ़ेंगे आप, है ना। तो जो हर बुक में मैंने बताया था 4 यूनिट होती हैं, प्रत्येक बुक में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। तो जो आपकी शुरुआत की 3 यूनिट है इस बुक की वो मैकेनिक्स के बारे में ही है, और जो आपकी बल्कि हाँ ठीक है, 3 यूनिट जो है वो मैकेनिक्स के बारे में है, और जो 4th यूनिट है वो वेव मोशन के बारे में है, यानी जो वेव्स होती है उनकी मोशन किस किस तरीके से होती है, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, वो सब। तो सबसे पहले मैकेनिक्स को समझेंगे, वेव मोशन को तभी समझेंगे जब उसकी यूनिट आएगी। तो देखो मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स क्या है? यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो फिजिक्स की ब्रांच ही तो है ये। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच इन विच, जिसमें आप स्टडी करते हैं किसके बारे में? इन विच वी स्टडी
बताएं, मैंने बताया था अभी, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। इसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और मोशन किसकी? बॉडी की कह लो, पार्टिकल्स की कह लो, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, देखो इसका हिंदी नाम भी मैं लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम है ना, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, मतलब जो बीएससी करते हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा लेके चलेंगे साथ में। तो मैकेनिक्स को कहते हैं यांत्रिकी, यांत्रिकी तथा इसे कहते हैं तरंग गतिकी। क्लियर है? इसका हिंदी नाम क्या है? यांत्रिकी तथा तरंग गतिकी। तो तरंग जो है वो गति उनकी किस प्रकार से होती है वो हमें इस बुक में पढ़ना है 4th यूनिट में। लेकिन यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स क्या होता है वो समझ लीजिए। तो एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं है बस, लेकिन लैंग्वेज दोनों ही प्रयुक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो हिंदी मीडियम के हैं वो धीरे धीरे इंग्लिश पर अपनी कमांड बना सकें। लेकिन बैच का मीडियम इंग्लिश मीडियम है ना, लेकिन हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ते आए हैं। तो मैकेनिक्स या यांत्रिकी क्या होता है? तो देखो एक बार हिंदी में सुन लीजिए। यानी विज्ञान, इसकी भौतिक विज्ञान की या भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें कणों की गति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिकी कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? भौतिकी की वह शाखा, शाखा यानी ब्रांच, फिजिक्स यानी भौतिकी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यानी जिसमें, वी स्टडी हमारे हम अध्ययन करते हैं अबाउट द मोशन, गति, मोशन मानी होती है गति। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मानी कणों, पार्टिकल्स होते हैं कण। तो जिसमें पार्टिकल्स की मोशन की स्टडी की जाती है, ऐसी ब्रांच को क्या कहा जाता है फिजिक्स की? इज नोन एज मैकेनिक्स, है ना। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें पार्टिकल्स की मोशन के बारे में स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, और जो मैकेनिक्स है वो 2 टाइप की होती है। मैकेनिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। देखो ध्यान देना, मैकेनिक्स 2 टाइप की है। एक तो है आपकी काइनेमेटिक्स, एक तो काइनेमेटिक्स है और एक है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, बात क्लियर है? तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स इसके क्या है? 2 प्रकार हैं। देखो काइनेमेटिक्स क्या होते हैं? आप देखो जो नए वर्ड आएंगे ना, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनका आप हिंदी नाम जानने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे मान लो आपने यांत्रिकी है ना, आपको पता चला कि मैकेनिक्स को क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। तो यांत्रिकी क्या है आपको तब भी समझ नहीं आएगा यदि ये नया वर्ड आपने पढ़ा होगा। तो नाम से पता नहीं चलेगा, पता तभी चलेगा जब टीचर समझाएगा, यानी मैं समझाऊंगा तब, है ना, तभी पता चलेगा। तो इसलिए हिंदी को कमजोरी ना बनाए, है ना। हिंदी आप पढ़ के आए हैं, हिंदी केवल उन्हीं शब्द, मतलब हिंदी के माध्यम से उन्हीं शब्दों को, वर्ड्स को समझें जो आपने पहले पढ़े हैं। लेकिन आपने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये पहले नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए इन वर्ड्स की हिंदी आप, है ना, बिल्कुल भी जानने का प्रयास ना करें, नहीं तो हिंदी आपकी वीकनेस बन सकती है। ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक्स क्या होती है वो मैं हिंदी में बता दूंगा कि कैसे क्या होता है इसमें, है ना। देखो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की, देखो मैकेनिक्स जो है वो तो फिजिक्स की ब्रांच है, और ये जो काइनेमेटिक्स है और ये जो डायनेमिक्स है ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है ये, यानी, है ना, यानी ब्रांच की भी ब्रांच। फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स और मैकेनिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो देखो अब मैकेनिक्स क्या है? जिसमें मोशन के बारे में स्टडी की जाती है ना, यानी गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, पदार्थ इनकी, कणों की, पार्टिकल्स की मोशन के बारे में स्टडी की जाती है। तो देखो इसमें क्या है? इसमें स्टडी करते हैं ओनली अबाउट, या अबाउट पहले आएगा, अबाउट ओनली, है ना। केवल किसके बारे में अध्ययन करते हैं? ध्यान देना, अबाउट ओनली मोशन, केवल मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो एक बार बताओ, जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, गति करता है, तो उस पर कुछ बल भी तो कार्य करते हैं, कुछ फोर्स भी तो वर्क करते हैं, कुछ फोर्सेस वर्क करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे केवल आप पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे, उस पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहे हैं मोशन करने के दौरान उनकी स्टडी नहीं करेंगे, उन्हें नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है आप भी चलते हैं ना, या कोई भी वाहन चलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसे, जो
टायर और सड़क के बीच लगता है, आपको याद आ रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना आपका, इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। बल कई प्रकार के होते हैं, एक तो आपने 11th में पढ़ा है अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, और एक पढ़ा है घर्षण बल, जिसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो यानी सड़क के और वाहन के टायरों के बीच जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, यानी घर्षण बल। ठीक है, तो देखो अब क्या है, वाहन क्या है, गति कर रहा है ना, चल रहा है, तो चलते हुए उस पर फोर्स भी तो लगता है, जो उसकी गति का विरोध करता है, जो उसकी मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, अर्थात घर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की इसकी मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसमें आप केवल मोशन की स्टडी करेंगे, गति का अध्ययन करेंगे, उस कण पर या उस वस्तु पर जो भी कुछ हो, है ना, कोई कार हो, कोई बस हो, कुछ भी हो सकता है, A to Z। यदि जनरली कहें तो कोई बॉडी है ना, कोई वस्तु, तो कोई वस्तु जो है उस पर लगने वाले बल का अध्ययन नहीं करेंगे, फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे? मोशन की। बात क्लियर है? तो जैसे आप कोई कार चल रही है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगता है, घर्षण बल भी तो लगता है, लेकिन आप उसे नेगलेक्ट कर देंगे, केवल क्या पढ़ेंगे? केवल कि कार की स्पीड कितनी है, कार है ना कि वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, यानी इसे नेगलेक्ट कर देंगे फोर्स को। ठीक है, तो वो फिजिक्स की वो इसकी मैकेनिक्स की वो ब्रांच क्या कहलाती है? आपकी काइनेमेटिक्स कहलाती है। तो यानी क्या लिखेंगे आप? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की मोशन के बारे में बात करते हैं, है ना, बट नोट अबाउट द फोर्सेस, है ना, किसके बारे में बात नहीं करते? नोट अबाउट द फोर्सेस, यानी बलों के बारे में बात नहीं करते, है ना, बट नोट अबाउट द फोर्सेस। और कौन से फोर्स? जो उस बॉडी पर या पार्टिकल पर लग रहे हैं। तो नोट अबाउट द फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स, यानी उन कणों पर जो फोर्स लगता है उसके बारे में आप बात नहीं करते। ठीक है, फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स, उन कणों पर लगने वाले बल का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल गति का अध्ययन किया जाता है, मोशन की स्टडी की जाती है। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। कर लेंगे। इसके बाद देखो क्या है? डायनेमिक्स। देखो डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स जो है, अब आप समझ रहे होंगे, इसमें केवल मोशन की स्टडी की, इसमें फोर्सेस की स्टडी नहीं की, लेकिन इसमें दोनों की स्टडी करते हैं बहुत, है ना। यानी इसमें जो कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी मोशन का भी स्टडी करेंगे और उस पर लगने वाले फोर्सेस की भी स्टडी करेंगे। दोनों का अध्ययन किया जाता है डायनेमिक्स में। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो डायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स की मैकेनिक्स की वो ब्रांच है इन विच क्या लिखेंगे? डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द, है ना, अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी एज वेल एज द फोर्सेस वर्क्स ऑन द बॉडी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसका अध्ययन करते हैं? गति का भी, और गति के साथ साथ किसका अध्ययन करते हैं? उस वस्तु पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इसके लिए है ना, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, अबाउट द, किसके बारे में? अबाउट द मोशन, यानी गति के बारे में, एज वेल एज, है ना, यानी एज वेल एज का मतलब है के साथ, मतलब मोशन का तो करते ही हैं, साथ में, है ना, साथ का मतलब है एज वेल एज का मतलब एज वेल एज द फोर्सेस ऑन पार्टिकल्स, कणों पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है। कर लेंगे ना। कोमल में लिखना इज नोन एज डायनेमिक्स। मैकेनिक्स की उस ब्रांच को क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड होंगे, आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बीएससी के लिए जो ग्रुप है आपका, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेंगे। लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको लैंग्वेज बोल करके कि आप वीडियो को सुनने मात्र से ही नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स समझ में आपको, इसके दो ब्रांच है, तो काइनेमेटिक्स है और एक डायनेमिक्स है। काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें पार्टिकल्स की मोशन की स्टडी की जाती है, केवल और केवल उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी नहीं की जाती। और जो डायनेमिक्स है वो आपकी फिजिक्स की, इसकी मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप पार्टिकल की मोशन का भी स्टडी करते हैं, यानी गति का भी, और साथ में उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस
यानी उस कण पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो डायनेमिक्स कहलाती है और ये काइनेमेटिक्स कहलाती है। ठीक है, हिंदी में कोई इसका नाम पूछना चाहे तो शुद्ध गति की हो जाएगा, शुद्ध गति की, यानी केवल गति की बात हो रही है इसमें, और इसका नाम हो जाएगा गति की, है ना, इस तरीके से गति की है और ये है शुद्ध गति की। क्लियर है? तो ये मैंने बताया आपको मैकेनिक्स क्या होती है। क्लियर है यहाँ तक आपको? और वेव मोशन जो है आप 4th यूनिट जब आएगी तब उसे उसके साथ ही पढ़ेंगे। वेव मोशन कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कैसे होती है। तो आपको बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। अब देखो एक बात और है, अभी तक 12th में आप पढ़ते आए हैं, जैसे फिजिक्स ही पढ़ रहे थे आप, तो चैप्टर वाइज पढ़ते थे, लेकिन अब जो है आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, अब आप यूनिट वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने एग्जाम का पैटर्न आपको बताया है, इसमें जो एग्जाम है आपका हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं यूनिट, यानी आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। और यूनिट वाइज क्यों पढ़ना है, मैंने आपको कारण बताया है, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है, यूनिट वाइज है, एग्जाम यूनिट वाइज बनता है, तो इसलिए अब तक आप चैप्टर वाइज पढ़ते आए थे। लेकिन अब बीएससी में जो आप पढ़ेंगे फिजिक्स, विशेष रूप से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे, बाकी केमिस्ट्री में भी ऐसे रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में आप किस तरीके से पढ़ेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे। पहली यूनिट कंप्लीट हुई, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, इस बीच में चैप्टर कौन सा क्या है, इस बात को हम ध्यान नहीं देंगे। तो बात समझ में आई? तो यूनिट वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा एग्जाम का पैटर्न बताया, पूरा इंट्रोडक्शन आपको बीएससी की फिजिक्स का दिया, और बीएससी की फिजिक्स में जो हम फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे उसमें मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, है ना, उनके मीन्स क्या क्या होते हैं। और वेव मोशन आप 4th यूनिट में ही पढ़ लेंगे जब आएगा, है ना। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में रही हैं। और कोई आपका क्वेश्चन हो, आपका डाउट है ना, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा, आपको PDF नोट्स ग्रुप में मिलेंगे, और साथ में आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रहेंगी बैच से रिलेटेड, ऑनलाइन बैच से रिलेटेड, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्या है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं और उनके गांव में ट्यूशन्स वगैरह की सुविधा नहीं है, शहर काफ़ी दूर है या कस्बा काफ़ी दूर है जहां टीचर अवेलेबल हैं, या कुछ रूढ़िवादी परंपराओं में फंसी हुई लड़कियां, है ना, जो गांव से बाहर नहीं भेजी जाती हैं अक्सर, और साथ में ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से बहुत, है ना, फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा वाकई में एक वरदान के तरीके से है। तो उसी के तहत बीएससी का बैच मैंने स्टार्ट किया है, और बीएससी का बैच, है ना, अभी तक ऑफलाइन ही चलता था, ऑनलाइन बस, है ना, कुछ ही दिनों से। अभी कोरोना काल वैसे तो एक आपदा थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा का इतना बढ़ावा हमें लगाया, जो कभी 10 साल में होना था काम, वो 1-2 साल में हो चुका है। घर घर तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंच गई है, तो उसका लाभ उठाइए। और अपने जैसे विद्यार्थी, जो आपके जैसे ही विद्यार्थी हैं, है ना, जिनके साथ समस्याएं हैं, वो ट्यूशन ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, है ना, किसी भी कारण से, तो उन तक आप, है ना, इस वीडियो को शेयर करें, है ना, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें बिना किसी समस्या के साथ। ठीक है, तो बड़े उत्साह के साथ आपका, है ना, अपना नया सफ़र शुरू कीजिए, क्योंकि आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं, तो ये सफ़र एक बड़े उत्साह के साथ आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके मन में कॉलेज में जाने के प्रति तो उत्साह होगा, साथ में अपनी कॉलेज का जो बीएससी का सिलेबस है उसको लेकर भी आपके मन में एक जुनून होना चाहिए कि जो कमी, है ना, जो अवसर हमें 12th में नहीं मिल पाया, आपके एग्ज़ाम नहीं हुए इस साल जैसे, तो जो अवसर हमें 12th में नहीं मिल पाया, वो अवसर हम बीएससी में लेंगे। और जो हमारी इच्छा थी कि हम टॉप करें, हम अच्छी परसेंटेज लाएं, वो आप बीएससी में पूरी करें, है ना। तो एक जुनून रखें, एक उत्साह का भाव रखें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं 2016 की, वो ये है कि मनुष्य जो कर सकता नहीं है, कौन सा इस जग में वो काज, है ना। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। किसी कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को हीन ना माने, निम्न ना माने, है ना। तो मनुष्य जो कर सकता नहीं है, कौन सा इस जग में वो काज, उठो जागो आत्मविश्वास जगाकर, संकल्प करो ये तुम मन में आज। और क्या संकल्प करना है, सुनिए। उठो जागो आत्मविश्वास जगाकर, संकल्प करो ये तुम मन में आज।
ये जग तुम्हारे कदमों में होगा, आज नहीं तो कल, बस इन्हीं भावों में जीते रहो जीवन का हर एक पल। बस इन्हीं भावों में जीते रहो जीवन का हर एक पल, और आत्मविश्वास जगाकर दृढ़ निश्चय बनो, तुम पर्वत पे गिरा सकते हो, और विश्वास करो तुम दुनिया हिला सकते हो। ठीक है, तो मैं कहने ये चाहता हूँ कि बस आप बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर पूर्ण उत्साह, पूर्ण उमंग की भाव रखें, जुनून एक जगाएं कि जो हमने अभी तक नहीं किया वो अब हमें करना है। यदि अवसर मिला है बीएससी करने का, है ना, साइंस स्ट्रीम में ही रहने का, तो कुछ अलग तो करना है ना। और बाकी बीएससी के साथ साथ या बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उस पर भी, है ना, एक दो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की थी, तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन का काम पूरा हुआ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन बुक को स्टार्ट करने वाली जो क्लास होगी उस क्लास में मिलते हैं फिर, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। 11th के जो मैंने चैप्टर बताए हैं उन्हें आप पढ़ लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।